जब जब जमीनी जंग की बात होती है तो दो विध्वंसक हथियारों का जिक्र सबसे पहले आता है। पहला टैंक और दूसरी तोप। ये वो हथियार हैं जो युद्ध के मैदान में दुश्मन की धरती पर विजय पताका फहराते हैं। मौजूदा क्षेत्र में दुनिया में एक से बढ़कर एक तोप और टैंक मौजूद है जो हमला करने की ताकत तो रखते हैं लेकिन साथ ही साथ खुद का बचाव भी करते हैं। आज रण क्षेत्र में बात करेंगे बैटलफील्ड के उन हथियारों की जो मैदान में उतरते ही इतिहास रच देते हैं। भारतीय सेना अपने तोपखाने की ताकत को और घातक बनाती जा रही है। जरूरत के हिसाब से हथियारों को अपग्रेड और मॉडर्नाइज किया जा रहा है। दरअसल टैंकों के हमले रेगिस्तान, मैदान या मैदानी इलाकों जैसे समतल इलाकों में सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। लेकिन वियतनाम के जंगलों या फिर अफगानिस्तान के पहाड़ों ने टैंक की कमजोरियों को उजागर करके रख दिया। एलएसी पर चीन से लगती सीमा काफी ऊंचाई वाली है। यहाँ टैंकों को ऑपरेट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारी भरकम टैंकों के ऊंचाई वाले इलाकों में धीमी रफ्तार से मूवमेंट खतरे को न्योता दे सकती है। ऐसे में टैंकों को अपग्रेड करने के लिए उसमें ताकतवर इंजन की जरूरत महसूस की गई। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के मेन बैटल टैंक यानी कि T-90 भीष्म टैंक की ताकत को बढ़ाने का फैसला किया है और इसके लिए फैसला ये हुआ है कि T-90 के इंजन को और ज़्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो इसका इंजन 1000 हॉर्स पावर का है जिसे 1350 हॉर्स पावर किया जाएगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि ये हाई ऑल्टीट्यूड में भी अच्छे तरीके से अपनी सेवाएं दे पाएगा। मौजूदा समय में भारतीय सेना 1200 से ज्यादा T-90 टैंकों का संचालन करती है जो अलग अलग संस्करणों में मौजूद हैं। अब जब T-90 टैंक को 1350 हॉर्स पावर के नए इंजन के साथ लैस किया जाएगा तो इनकी क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। 1350 हॉर्स पावर इंजन से भारतीय सेना को टैंक पर और ज्यादा सुरक्षा कवच, एडवांस सेंसर और नए हथियार सिस्टम लगाने की सुविधा मिलेगी। नया इंजन बेहतर ईंधन क्षमता के साथ आएगा जिससे टैंक को ज्यादा दूरी तक चलाया जा सकेगा। लंबे अभियानों के दौरान कम ईंधन की खपत होगी जिससे सप्लाई लॉजिस्टिक आसान होगा। ये हमने लेसन सीखा है स्पेशली लद्दाख के अंदर। जब 2020 के अंदर वहां पर हम चीनी वहां पर आ गए थे तो T-90 टैंक को वहां डिप्लॉय किया गया तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। मगर सच्चाई ये है, ये वहां लेसन सीखा गया कि जो हाई एल्टीट्यूड में क्योंकि रेयरफाइड इन्वायरमेंट होता है और वहां पर एक प्रकार एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम होती है तो आपको ज्यादा बड़ा इंजन चाहिए जिसकी हॉर्स पावर ज्यादा हो, वो मैन्यूवर कर सकता है, मोबिलिटी उसकी अच्छी होगी। तो ये सच्चाई है। अभी जो 1350 हॉर्स पावर का जो इंजन आएगा उससे जो टैंक है उसकी क्षमता और काबिलियत और बढ़ेगी, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने में स्पीड भी बढ़ेगी। साल 2020 में जब भारत और चीन की सेना के बीच एलएसी पर टकराव हुआ तो उस समय पूर्वी लद्दाख में T-90 टैंक ही तैनात किए गए थे। अब बदलाव के इस दौर में भारत के इस ताकतवर टैंक को और भी ताकतवर बनाया जा रहा है। हालांकि T-90 टैंक पहले से ही अपनी रफ्तार और रणनीतिक चपलता के लिए मशहूर है। नया इंजन इन्हें और ज्यादा तेज और सक्षम बनाएगा जिससे युद्ध क्षेत्र में तेजी से मूवमेंट किया जा सकेगा। ये इंजन रेगिस्तान, पहाड़ और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में ज्यादा प्रभावी होंगे। क्षमता को बढ़ाने में 1350 हॉर्स पावर का इंजन बेहद कारगर साबित होगा।
मौजूदा समय में भारतीय सेना T-90 टैंकों में व्लादिमीर टैंक इंजन V92S2 का इस्तेमाल कर रही है, जो 1000 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। वहीं नया 1350 हॉर्स पावर इंजन ज्यादा रफ्तार, ताकत और लड़ाई में सहन शक्ति मुहैया कराएगा। भारत का जो 2 फ्रंट वार हो सकता है और हमारे को लड़ाई लड़नी पड़ सकती है हाई एल्टीट्यूड में भी, जो कि एक लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश है, और जिस प्रकार से वहां पर काफी इलाका ऐसा है जहां टैंकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और भारत ने टैंकों का इस्तेमाल किया भी है। इस बार जब लद्दाख के अंदर चीनी आ गए थे तो हमने अपने मेन बैटल टैंक को ले गए थे, T-90 भी, T-72 भी, और ये सच्चाई है कि अब वहां पर टैंकों की लड़ाई बड़े आराम से हो सकती है, और इसलिए टैंकों का आपका लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। इसलिए हमने अपने जो है अब आने वाले समय में लाइट टैंक की भी जो एक प्रकार से हम खुद उसको बना रहे हैं, जोरावर टैंक, जो कि एक मिनी टैंक होगा। और इसी प्रकार से जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि ये एक प्रकार प्लेन एरिया है या डेजर्ट है, वहां पर भी टैंकों का रोल बहुत ज्यादा होगा, और इसी प्रकार से वहां भी T-90 टैंक जो एक विसामा एक मेन बैटल टैंक है भारत का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। T-90 रूस की ओर से विकसित किया गया था और इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया। अब आने वाले दिनों में 1350 हॉर्स पावर इंजन के साथ T-90 टैंक न सिर्फ ज्यादा प्रभावी होगा, बल्कि ये पाकिस्तान और चीन के टैंकों के मुकाबले और ज्यादा सक्षम होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-90 भीष्म टैंक के इंजन को अपग्रेड करने का जो फैसला किया है वो दरअसल भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। भारत की मेक इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर होते भारत की तरफ इसे अहम कदम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये DRDO और निजी कंपनियां दोनों मिलकर बनाएंगी। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि दुनिया में इस तरह का इंजन भविष्य में बनाने वाला भारत भी एक ऐसा देश बन जाएगा, यानी कि भारत पूरी तरह से टैंक के मामले में आत्मनिर्भर हो पाएगा। इंडियन आर्मी का मैन पोर्टेबल टैंक T-90 यानी कि भीष्म, जो रूस में बना तीसरी पीढ़ी का टैंक है, राजस्थान पंजाब से लगी पाकिस्तान की सीमाएं और लेह से सटे चाइना बॉर्डर पर यह तैनात है। कारगिल वॉर के बाद पाकिस्तान ने यूक्रेन से T-84 टैंक लिए थे। इसके जवाब में भारत ने T-90 टैंकों का सौदा रूस से किया। 2005 में बड़ी तादाद में इनकी डिलीवरी हुई। भारतीय सेना ने इसे भीष्म नाम दिया। मौजूदा समय में भीष्म में लगे कई पार्ट स्वदेशी हैं और इन्हें देश में ही तैयार किया जा रहा है। भारतीय सेना को आत्मनिर्भर और मॉडर्न बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक और अहम कदम उठाया है। अब ऐसे गोला बारूद बनाए जाएंगे जो देश भर में मौजूद रॉकेट लॉन्चर से कहीं से भी दागे जा सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने तय किया है कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए गोला बारूद बनाया जाएगा, जिसके लिए इंफॉर्मेशन जारी कर दी गई है। सेना ने यह भी साफ किया है कि नया गोला बारूद मौजूदा लॉन्चर के साथ आसानी से फिट होना चाहिए ताकि पूरे सिस्टम में कोई बदलाव न करना पड़े। ग्रैड BM-21 रूसी तकनीक पर बना रॉकेट लॉन्चर है जो भारतीय सेना में कई साल से इस्तेमाल हो रहा है। इसकी खासियत यह है कि बेहद तेजी से एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है, जिससे दुश्मन के ठिकानों पर भारी हमला किया जा सकता है। दरअसल सेना चाहती है कि नया गोला बारूद देश के किसी भी हिस्से में अच्छी तरह से काम करे, चाहे वो मैदानी इलाका हो, रेगिस्तान का इलाका हो या फिर पहाड़ों से सटी LAC या LOC, किसी भी जगह। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में मारक क्षमता एकदम बेजोड़ होनी चाहिए। सेना
ये भी कहा है कि रॉकेट कम से कम 10 साल तक उपयोग करने लायक होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो उसकी मरम्मत या फिर कुछ हिस्सों को बदलकर उसकी उम्र और बढ़ाई जा सकती है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रैड महज 60 सेकंड और 40 अटैक की क्षमता इसे बेजोड़ बनाती है। 20 किलोमीटर तक जो भी दुश्मन इसके रडार पर आएगा उसका सर्वनाश तय है। पूरी दुनिया में सोवियत संघ के समय में बने ग्रैड रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बेहद भरोसेमंद है और खतरनाक है। इसके करीब 100 यूनिट्स अलग अलग देशों ने बनाए हैं और अलग अलग देशों ने इसके कई वेरिएंट्स अपने हिसाब से भी बनाए हैं। BM-21 ग्रैड रॉकेट्स को ट्रक के ऊपर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है, जो 1 मिनट में 40 रॉकेट दागकर दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकता है। BM-21 ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 40 बैरल होते हैं और इन 40 बैरल से 40 राउंड फायर करने में ये 20 सेकंड लेता है। इन रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता 20 किलोमीटर है, जो 690 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने की ताकत रखते हैं। B-21 ग्रेड सिस्टम एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसके अंदर 40 के करीब ट्यूब होती हैं जो कि इमीडिएटली इकट्ठा फायर कर सकती हैं और ये इसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर के करीब होती है और ये एक प्रकार से जो टारगेट है एरिया टारगेट को कवर करता है, ना कि पिन पॉइंट। जब लड़ाई से पहले दुश्मन की क्या आपने एरिया टारगेट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना होता तो BM-21 ग्रैड जो कि एक बहुत ही काबिल फायर पावर मैन्यूवरेबल हमारे पास आरटी सिस्टम है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी जो टारगेट एरिया या ऑब्जेक्टिव को सैचुरेट कर सकते हो। 70 के दशक में भारत ने इस ताकतवर हथियार को रूस से खरीदा था। BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर मिनटों में दुश्मन की चौकी या फिर बंकर को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। सात मार्च को ही सेना के एक और हथियार को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए रूस के साथ एक समझौता हुआ। T-72 टैंक को और ज्यादा ताकत देने के लिए रूस के साथ ये समझौता किया गया है $248 मिलियन में, जिसमें 100 से ज्यादा T-72 टैंक को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। और इस समझौते की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील भी हुई है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि इनका उत्पादन भारत अपनी धरती पर कर पाएगा। T-72 टैंक भारतीय सेना के मैन पोर्टेबल टैंक फ्लीट का अहम हिस्सा है। मौजूदा समय में इसमें 780 हॉर्स पावर का इंजन लगा है, जिसे अब 1000 हॉर्स पावर इंजन से रिप्लेस किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के मुताबिक भारत की आर्टिलरी शक्ति जबरदस्त है। भारत के पास 4201 टैंक हैं। टोड आर्टिलरी की तादाद 3995 है। सेल्फ प्रोपेड आर्टिलरी की संख्या 100 है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी कि रॉकेट आर्टिलरी की तादाद 264 है। वहीं आर्म्ड व्हीकल 1,48,594 है। अक्सर देखा गया है कि जमीनी जंग में टैंक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे उन्हें बैटलफील्ड का सबसे बड़ा बाहुबली कहा जाता है। अब टैंक को ये तमगा क्यों दिया गया है और टैंक की असली ताकत क्या है, ये भी जान लीजिए। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसके डिफेंस क्षमता से होता है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं। उनके जरिए ही ये पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या फिर नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ये जान लेना बहुत जरूरी है। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है।
पावर टू वेट रेशो है। साथ ही हथियार और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का। टैंक को नापने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। एक तो फायर पावर, मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और रेंज। तो इन चारों का तालमेल होना चाहिए कि आपकी जो फायर पावर है वो आपकी जो गन है, जैसे हमारे T90 में 125 mm बोर स्मूथ बोर गन है, तो उसकी कितना बोर का है उससे पता चलेगा कि आपकी फायर पावर कितनी होगी। आपके कोएक्सियल गन क्या है, आपकी जो दूसरे वेपन सिस्टम क्या है, टैंक की मेन बैटल टैंक के आपके बैरल के अलावा जो कि आपके मशीन गन भी है, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है और एंटी टैंक गन भी है। तो फायर पावर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से मोबिलिटी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैंक कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। किसी अच्छे बैटल टैंक में 2 काबिलियत अनिवार्य है। पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की उस ताकत से है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं, वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं। जबकि टैंक में लोहे के पहिए होते हैं, बावजूद इसके वो धंसते नहीं हैं। अब भारी भरकम टैंक दलदली इलाके में क्यों नहीं फंसते, इसका भी सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं, टैंक अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलता है, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन सही शब्द है ट्रैक। ट्रैक पर चलने का फायदा यह है कि टैंक का वजन जमीन के किसी भी हिस्से पर नहीं पड़ता। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया में बांट देता है और इसीलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी भी नहीं धंसते। टैंक एक ऐसा आपको कह सकते हैं वेपन सिस्टम है जो कि डेजर्ट में भी चल सकता है, हाई एल्टीट्यूड में चल सकता है, कीचड़ में भी चल सकता है, रिवराइन ट्रेन में चल सकता है। उसकी वजह यह है, एक तो इसका इंजन जो है वो बहुत पावरफुल होता है, दूसरा इसके अंदर ट्रैक लगे होते हैं, ना कि टायर लगे होते हैं। जो ट्रैक है वो उसके अंदर काबिलियत और क्षमता होती है कि वो चाहे कीचड़ का इलाका हो, डेजर्ट का इलाका हो या सेमी ब्रोकन इलाका हो या आपका पहाड़ी इलाका भी हो, जो छोटे मोटे पहाड़ हैं उन पे भी चढ़ सकता है। तो सच्चाई है, क्योंकि इसके अंदर जो एक बहुत ही पावरफुल इंजन होता है, दूसरा इसके अंदर जो एक प्रकार से आपकी जो चेन है, जो कि ट्रैक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक जो है उसको कहीं पर भी ले जाने के लिए काबिलियत और क्षमता रखते हैं। मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल नहीं धंसते। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। टैंक को मैन्यूवरेबल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशो भी इसमें होना चाहिए। अब यहाँ मैन्यूवरेबल का मतलब ये है कि टैंक कितनी फुर्ती के साथ अपनी पोजीशन बदल सकता है, कितनी फुर्ती के साथ एक्शन ले सकता है, कितनी फुर्ती के साथ चल सकता है और कितनी फुर्ती के साथ खुद को बचा सकता है। ये सारी खासियतें टैंक को और ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है, उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशो होगा, उतना अच्छा टैंक हो सकता है। ज्यादा भारी टैंक होगा तो फिर आपको उसके लिए पावर ज्यादा चाहिए, और अगर तो इसलिए एक बहुत ही जो इसका मापदंड बड़ा ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो पावर टू वेट रेशियो में पावर भी हो और वेट भी कम हो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एक अच्छे टैंक के लिए। तो आपको हर एक चीज को ये देखना पावर टू वेट रेशियो में कि अगर आप वेट बढ़ा देंगे तो फिर उसकी हो सकता है इसकी पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए इंजन बहुत बड़ा चाहिए।
ताकतवर बनाने में उसका फायर पावर बहुत अहम रोल निभाता है। टैंक की मारक क्षमता को बताने के लिए भी कई इंडिकेटर्स हैं। पहला है कैनन, यानी कि टैंक पर लगी तोप का साइज। कैनन का बोर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा गोला दागने में टैंक सक्षम होगा। 1 मिनट में कितने गोले फायर किए जा सकते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि जितने कम समय में टैंक जितने ज्यादा गोले दागेगा, उससे दुश्मन को बचने का वक्त भी कम मिलेगा और साथ ही उसे नुकसान काफी ज्यादा उठाना पड़ेगा। टैंक के लिए जितना अहम कैनन है, उतना ही अहम है उसकी मैगजीन का साइज। यानी कि टैंक कितने गोले लेकर चल सकता है। ज्यादा गोले का मतलब युद्ध के मैदान में टैंक कितने समय तक दुश्मनों से मुकाबला कर सकता है और कितने तरह के गोले इससे दागे जा सकते हैं। इन बातों से टैंक की ताकत को परखा जाता है। आजकल के टैंक तो मिसाइल भी फायर करने में सक्षम है। अब टैंक के कितने हिस्से होते हैं, उनका काम क्या होता है, अहमियत क्या है, ये भी जान लीजिए। टैंक के 2 हिस्से हैं। टैंक के नीचे के हिस्से को हल कहा जाता है, वहीं ऊपर के हिस्से को टर्रेट कहा जाता है। ये 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। टर्रेट वाले एरिया में बैरल से लेकर मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक लगे होते हैं, जिससे दुश्मन से मुकाबला किया जा सकता है। ये जो गन कंट्रोल सिस्टम होता है, जायरोस्कोप वेपन स्टेबलाइजर उसको बोलते हैं, इसका काम ये है कि एक रेफरेंस पॉइंट जो है उसको फिक्स करके उसके ऊपर ही वहीं पर गन को रखा जाए। तो ये एक सब टैंकों में यही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टैंक को तो ऊपर या नीचे उबड़ खाबड़ इलाके में चलना ही है। तो उसको एक पहले तो गन कंट्रोल सिस्टम जो है वो आता है और साथ ही साथ उसके फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जायरोस्कोप जो है वो मदद करती है कि इसको सिंक्रोनाइज करके एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर जहां आपने फिक्स किया है वहां पर उसकी गन की बैरल को रखा जाए। टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मन के रडार में आए बिना मिशन को अंजाम तक पहुंचाना। खुला इलाका या रेगिस्तान, चुनौती काफी बढ़ जाती है। ऐसे में टैंक स्मोक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। टैंक से निकलने वाले स्मोक से धुएं का बादल पसर जाता है, जिससे दुश्मन के लिए टैंक की सही पोजीशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जब टैंक बैटलफील्ड में है तो उसके लिए भी उसको भी एक प्रकार से, जब वो दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो खुद भी टारगेट बन सकता है, दुश्मन के टैंकों का भी, ड्रोन का भी। इसीलिए टैंक अपने आप को कैमोफ्लेज करने के लिए, टारगेट एक बार अपने आप को बचाने के लिए स्मोक का डिस्चार्ज करता है, जिससे उसको छुपाव में आ जाता है और दुश्मन के टैंक जो हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या दुश्मन के ड्रोन या एंटी टैंक जो आपके गन सिस्टम है या आपके एंटी टैंक हेलीकॉप्टर हैं, वो इस अटैक हेप्टर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन का दर्जा है। युद्ध के मैदान में टैंक के लिए एंटी टैंक माइंस एक बड़ा खतरा माना जाता है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। अब दुश्मन के एंटी टैंक माइन से बचने के लिए माइन प्लगर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के मैन पोर्टेबल टैंक अर्जुन मार्क 1 में इसका इस्तेमाल किया गया है। माइंस प्लगर के पास ही सेंसर लगा होता है, जिसकी मदद से माइंस को डिटेक्ट किया जा सकता है और फिर प्लगर की मदद से उसे जमीन से उखाड़ दिया जाता है। अगर जो टैंक है वो हल्का है, दैट इज़ वाई इसकी जो पावर टू वेट रेशियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाती है, ताकि वो क्विकली एक जगह से फायर करके फटाफट गेट अवे कर सके। एक तो ये तरीका है, और दूसरा, अगर इसके पीछे जानबूझ के कुछ फ्लेयर जो है
वो गिरा दी जाती है या ऐसी लाइटिंग की जाती है जिससे इंफ्रारेड रेज जो है दुश्मन के रडार की उनको चीट करने की या मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए टैंक का वेट जो है कम से कम रखा जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह से मैक्सिमम स्पीड से जा सके। टैंक के क्रू मेंबर्स की हिफाजत के लिए एक तो इसके कवच को काफी मजबूत बनाया जाता है जो कि दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है। टैंकों के डिजाइन को लेकर भी खास सावधानी बरती जाती है। इसे कर्व जैसा आकार दिया जाता है ताकि गोली बेअसर साबित हो। भी टैंक की आर्मर जो है ये एक्चुअली काफ़ी मोटी होती है और आजकल कंपोजिट आर्मर जो है ना सेल्फ रिपेयरिंग आर्मर्स वो भी आ गई हैं। होता ये है कि दो हार्ड जो फेसेस हैं उसके अंदर कंपोजिट बनाने के लिए उसके अंदर एक लो डेंसिटी वाला मटेरियल रखा जाता है। आइडिया ये है कि अगर कोई भी शेल आपके टैंक के ऊपर गिरे तो वो उसको पियर्स ना कर सके, उसके अंदर गोला करके उसके अंदर ना जा सके। तो इसके लिए कंपोजिट आर्मर और आज की टेक्नोलॉजी के युग में बहुत बढ़िया आर्मर। आइडिया ये है कि टैंक का वेट भी ना बढ़े, जितना आप इसका आर्मर को मोटा करेंगे उतना टैंक का वेट बढ़ेगा। तो इसलिए ये एक ट्रेड ऑफ होता है कि कितना आर्मर मोटा या अच्छी क्वालिटी का ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए कि जो लाइट भी हो, टैंक की वेट को ना बढ़ाए और उसी तरीके से ये दुश्मन के गोले को या उसको भी बर्दाश्त कर सके। टैंक के मेन गन से एमुनिशन यानी कि गोला फायर किया जाता है। इसे फायर करने के दौरान बैरल काफी गर्म हो जाता है, साथ ही बड़ी मात्रा में धुआं और जहरीली गैस निकलती है। ऐसे में खतरा ये रहता है कि बैरल के जरिए धुआं वापस टैंक के अंदर न दाखिल हो जाए। लिहाजा बैरल में एक इवैक्यूएटर बना होता है जो धुआं और जहरीली गैस को वापस लौटने से रोक देता है। फिलहाल भारतीय सेना के पास T-72, T-90 भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक की टोली है। ये सभी टैंक 45 टन से ज्यादा वजनी है जिन्हें LAC पर पहुंचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और यही वजह है कि भारतीय सेना टैंकों की ताकत को बढ़ाने पर जोर दे रही है। रक्षा मंत्रालय ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS की भी मंजूरी दे दी है और रक्षा मंत्रालय की समिति ने इसकी मंजूरी देते हुए 7,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। इसका सीधा मतलब ये होगा कि अब 307 ATAGS भारत के पास होगी। हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है ATAGS यानी एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी के ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन किया है और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये हल्की गन होती हैं, यानी कि ये एक होवित्जर तोप है जिससे ट्रक से खींचा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये कहीं भी आसानी से ले जाई जा सकती हैं। बोफोर्स तोप की तरह ही इसमें वो तमाम फंक्शन होते हैं, यानी कि दागो और उसके बाद ये कुछ दूरी तक अपने निशाने को खुद ही ट्रैक करती है, यानी दागो और भूल जाओ। साल 2013 में DRDO ने ATAGS को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। ATAGS होवित्जर रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने की ताकत रखती है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने में सक्षम है भारत की ATAGS। ये हिंदुस्तान की अपनी बनाई हुई गन है और ये अपनी क्लास में दुनिया की सबसे बेहतरीन गन है। इसकी रेंज 48 किलोमीटर है। ये हर वातावरण में दिन के समय, रात के समय और हर टाइप ऑफ टेरेन में कार्रवाई कर सकती है। ये जो गन है -3 डिग्री से लेके
+75 डिग्री तक फायर कर सकती है और इसका ट्रवर्स है फ्रॉम द सेम लोकेशन +-25 डिग्रीज। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये दुनिया की सबसे बेहतरीन हॉविट्ज़र है, इसके मुकाबले की हॉविट्ज़र कहीं भी नहीं है और हिंदुस्तान को बहुत अच्छे प्रकार से काम करेगी, बोथ इन दी along the line of actual control with China as well along the line of control and IB with Pakistan। दोनों के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही शानदार तोप होगी। ATAGS की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपनी कैटेगरी की दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। ATAGS तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी कि इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट में 5 गोले दागे जा सकते हैं। ATAGS का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलती जुलती हैं, इसीलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा सकता है। कि एक तो ये हमारे देश की अपनी बनाई हुई है, इसलिए हमको स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स बैकअप के लिए किसी और देश के ऊपर नहीं भरोसा करना, अपने देश के ऊपर ही भरोसा करना है, क्योंकि कियानी ग्रुप और टाटा और DRDO मिलकर इसको बना रहे हैं। दूसरा जो है वो अपनी क्लास में दुनिया की सबसे बेहतरीन तोप है और तीसरा इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है 48 किलोमीटर, जिसको नए प्रकार का एमुनेशन भी बनाया जा रहा है, उससे इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक एक्सटेंड की जा सकती है। और मैंने जैसे कहा कि -3 डिग्री से +75 डिग्रीज, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो पहाड़ी के दूसरी साइड के टारगेट्स होते हैं जिनको लोकेट करके बर्बाद करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये गन बड़ी आसानी से वर्टिकल अटैक कर सकती है। ATAGS पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी ATAGS में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाती है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, जिसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर कर देती है। ATAGS को होवित्जर भी कहा जाता है। होवित्जर यानी कि छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए भी खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध तक भारी और लंबी तोपों का इस्तेमाल होता था। भारी होने की वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था और यहीं से एक सोच पैदा हुई हल्की तोपों को लेकर, और उसके बाद हल्की तोपें बनाई जाने लगी जिनका इस्तेमाल मैदान से लेकर पहाड़ों तक कहीं भी किया जा सकता है। ATAGS को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं मिलेगा। ATAGS तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी कि गोला दागो और भागो। हिंदुस्तान की आर्टिलरी गन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है और इसे बनाने के बाद भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि जमीनी जंग में भारत का कोई सानी नहीं है। जब से युद्ध में बारूद का इस्तेमाल शुरू हुआ है, तोपों की अहमियत बढ़ गई है। तोप युद्ध के निर्णायक फैसला करने लगी है। यही वजह है कि दुनिया भर में जमीनी जंग के लिए तोप को अहम स्थान मिलने लगा है। देश में तोप का इतिहास काफी पुराना है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अपनी सेना में तोप का इस्तेमाल किया था और यहीं से तोप भारत की धरती पर पहुंची, जिसके बाद अलग अलग शासकों ने अपनी सेना में तोप को जगह देनी शुरू कर दी। हिंदुस्तान की आर्टिलरी ताकत का इतिहास 196 साल पुराना है, जब पहली बार 1827 में बॉम्बे आर्टिलरी का गठन हुआ। आजादी के बाद इसकी ताकत बढ़ती गई और आज हिंदुस्तान की सेना में 3 आर्टिलरी डिवीजन है, जिनमें तोप मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा है। इस मीडियम आर्टिलरी ने हर वक्त देश का गौरव बढ़ाया है। सीमा पर जब भी दुश्मन ने गुस्ताखी की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी। 1965 और 1971 की जंग में
भारतीय फौज ने जिस तरीके से करीब से हमला किया, उसके बाद हमारे सैनिकों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा और यहीं से जरूरत महसूस होने लगी एक ऐसी तोप की जो कि दूर से ही दागी जा सके। और 70 के दशक में इसी सोच ने जन्म भी लिया। मॉडर्न तकनीक से लैस ज्यादा मारक क्षमता वाली इस तोप को बनाने में डीआरडीओ को काफी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार नवंबर 2012 में जो तोप बनकर तैयार हुई, उसका नाम रखा गया धनुष। धनुष एक होवित्जर है जिसका वजन 13 टन है। इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 जवानों की जरूरत पड़ती है। ये तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है और इसमें इस्तेमाल 81% कल पुर्जों का निर्माण देश में ही किया गया है। धनुष को किसी भी मौसम में कैसे भी टेरेन में इस्तेमाल किया जाता है। ये खुद ब खुद टारगेट के हिसाब से खुद को अलाइन और पोजीशन कर लेती है। इस तोप की खासियत ये है कि इसकी कैनन, जिसका वजन 2692 किलो और लंबाई 8 मीटर है। इसकी कैनन 155 mm और 45 कैलिबर की है। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। बर्स्ट मोड में ये 15 सेकंड में 3 राउंड दागती है। इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन मोड में 60 मिनट में 60 राउंड, यानी जरूरत के हिसाब से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। इतना ही नहीं, लगातार 2 घंटे तक फायर करने में सक्षम है धनुष। बोफर्स का ही मॉडिफाइड वर्जन है। बोफर्स की मैक्सिमम रेंज 28 किलोमीटर थी, इसकी बढ़ा के 38 किलोमीटर कर दी है। इसकी एक्यूरेसी जो बोफर्स से ज़्यादा है और ये बोफर्स की तरह शूट एंड स्कूट कर सकती है, यानी एक ही जगह से फायर करने के बाद में काउंटर बम्बार्डमेंट आने से पहले अपनी जगह को शिफ्ट कर सकती है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इंटेंस रेट ऑफ फायर में ये 3 राउंड फायर कर सकती है 15 सेकंड में। और अगेन ये जो है बोफर्स, अगर आपको याद होगा तो कारगिल में सबसे सक्सेसफुल गन थी, क्योंकि जो दुश्मन के रिवर्स स्लोप की पोजीशन थी उनके ऊपर भी उनको अच्छी तरह से एड्रेस कर सकती थी, और ये धनुष जो है वही काम कर सकती है। धनुष तोप में 46.5 किलो के गोले का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 70 डिग्री के एंगल तक सटीक निशाना लगा सकते हैं। धनुष की हर बारीकियों को थार के रेगिस्तान से लेकर हिमालय की बर्फीली वादियों में परखा गया, जिसके बाद 8 अप्रैल 2019 को आधिकारिक तौर पर धनुष भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।